धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर। जी हाँ साथियों, जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल मेरे खापटों याद रखना, राजस्थान सेवा नियम को लेकर हम चल रहे हैं और कल हमने कुछ बातें कर ली थी और उन बातों के साथ हम फिर आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी से मैं आपको पहले वाला जो बैकअप है उसका जल्दी से रिवीजन करवा देता हूं और फिर आगे वाले फॉर्मेट पर हम चलने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दें, फटाफट तरीके से चीजों को जोड़ लें, मैनेज कर लें और जल्दी से अपने सभी साथियों को कह दीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली जो क्लासें जो आप पेड का पैसा देकर ले रहे हैं वो सभी आपको यहां पर शानदार तरीके से मिलने वाली है। बिल्कुल हाँ भाई, राठौड़ चिंटू स्वागत है स्वागत है स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी चलिए, बिल्कुल चंपालाल, तो फटाफट एक बार आप भी यार अपने साथियों को लाइक शेयर कर दो बिल्कुल मस्त बिंदास तरीके से। पीडीएफ कल की मिल गई थी आपको, कल की पीडीएफ आपको मिल गई होगी है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो थी नहीं। चलिए राधे राधे, फटाफट से देखते हैं एक बार। समय की थोड़ी हमारे पास नजाकत भी कम है, हमें बहुत सारी चीजें देखनी है इस सेशन में। मैं आपको जैसे ही सेवा नियम समाप्त होते हैं जैसे ही मैं आपको लेखा नियम करवाने वाला हूं और आपके लिए एक क्लास एक्स्ट्रा मैं ऐड करने जा रहा हूं, वो अकाउंट्स की, जो आफ्टर 7 डेज बाद आपकी अकाउंट्स की भी क्लास सेट हो जाएगी। पढ़कर देखिएगा, मेरी मेहनत अगर आपको सिलेक्शन दिला रही है तो मेरे लिए तो इससे बड़ी बात क्या ही होगी। ठीक है, राधे राधे नमस्कार। देखो नियम नंबर 1 में हमने क्या देखा था, सीधी सी बात आ जाओ, यहां पर कुछ नहीं पढ़ना। अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 309 के तहत कोई भी राज्य सरकार अपनी राज्य सेवा के लिए नियम बना सकती है। अनुच्छेद 309 जो संविधान में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या था, 23 मार्च 1951 को इसकी अधिसूचना राजस्थान में जारी होती है, 23 मार्च 1951 को, और उसी के साथ 4 अप्रैल 1951 को इसे क्या प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इसे लागू कर दिया जाता है। ये वाली बात भी आपको यहां पर याद रखनी है। 1 अप्रैल 1951 को इसे मतलब लागू कर दिया गया। अब यहां से एक चीज याद करना, यहां पर आरएसआर के नियम राज्यपाल के कार्यकारी आदेश होते हैं। किसके, राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश, मुख्यमंत्री के कार्यकारी आदेश, मंत्रिपरिषद के कार्यकारी आदेश या राज्यपाल के कार्यकारी आदेश। तो यहां से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल शानदार सा बनता है। हाँ वो क्या बनता है, देखिए क्वेश्चन नंबर, आरएसआर के नियम किसके कार्यकारी आदेश होते हैं। आरएसआर के नियम किसके कार्यकारी आदेश होते हैं, बताइए किसके कार्यकारी आदेश होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां ले लीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या होगा, मुख्यमंत्री, एक तो होगा मुख्यमंत्री। दूसरा ऑप्शन यहां पर जो बेस्ट रहने वाला है वो रहने वाला है मंत्री परिषद का, क्या होगा, मंत्री परिषद। एक ऑप्शन रहने वाला है मुख्य सचिव, कौन दोस्तों, मुख्य सचिव का ऑप्शन रहने वाला है। एक ऑप्शन यहां पर रहने वाला है राज्यपाल का। जल्दी से कमेंट करें फटाफट क्या जवाब होगा इसका, फटाफट से बताइए कि जो राजस्थान सेवा नियम किसके कार्यकारी आदेश होते हैं। तो राजस्थान सेवा नियम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राजस्थान के जो सेवा नियम है मेरे नौजवान साथियों वह किसके कार्यकारी आदेश होते हैं, तो वह राज्यपाल के कार्यकारी आदेश होते हैं। किसके कार्यकारी आदेश होते हैं, राज्यपाल के कार्यकारी आदेश के तौर पर इन्हें जाना जाता है, आरएसआर के कार्यकारी नियमों को। ठीक है, चलिए यहां तक का मामला बिल्कुल सेट है। आगे बढ़ते हैं। हमने और कल क्या चर्चा करी थी, हमने चर्चा करी थी कि ऐसे कौन कौन से अपवाद हैं जहां पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होंगे। पहला तो केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी होगा, उस पर आरएसआर का नियम लागू नहीं होगा। दूसरी बात हमने यहां पर क्या करने की कोशिश की, दूसरी बात ऐसा कोई व्यक्ति जिसे विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान में रखा गया है और उसका जो सैलरी है, उसकी जो सैलरी है वो सैलरी आकस्मिक निधि से दी जा रही हो तो उस पर भी लागू नहीं होंगे। किसी व्यक्ति को डेपुटेशन पर यानी प्रतिनियुक्ति पर यहां लगा रखा है राजस्थान में तो उस पर भी राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष और उसके जो सदस्य हैं 1+7, देखो यहां पर एक चीज हो रखना, एक तो अध्यक्ष और +7 सदस्य का कंसेप्ट है, टोटल 8 है। ये आपको जीके के हिसाब से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जीके के मैकेनिज्म के हिसाब से भी आपसे ये प्रश्न बनता है। तो आरपीएससी के किसी भी अध्यक्ष या उसके मेंबर पर किसी प्रकार से आरएसआर के नियम लागू नहीं होंगे, ये भी हमने देख ली थी। उसके बाद मैंने आपको आकस्मिक वाला बता दिया। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट में नियुक्त जो न्यायाधीश हैं उन पर भी आरएसआर के नियम लागू नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, आकस्मिक निधि, और उसके बारे में बताया गया था कि आकस्मिक निधि 267(2) के तहत है संधारित होती है और संचित निधि 266(1) के तहत संधारित होती है। तो ये आपके मान लो पॉलिटी के हिसाब से प्रश्न पूछ ले
कि 267.2 का संबंध किससे है? आकस्मिक निधि से है। किससे है? आकस्मिक निधि से। और 266(1) के तहत संधारित होती है, तो यहां से भी चीजें पूछी जा सकती हैं। चलिए, उसके बाद नियम नंबर 7 में परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं में सबसे पहले बात की गई थी आयु की। सबसे पहले बात किसकी की गई थी? आयु की बात की गई है धारा 7 की सब धारा 1 में, कि रिटायरमेंट का जो अंतिम दिन होगा वह उसका अकार्यकारी दिवस माना जाएगा। किसी भी कर्मचारी का क्या माना जाएगा? अकार्यकारी दिवस माना जाएगा। दूसरी बात करें 7(2) में बात करें तो शिक्षार्थी से संबंधित हमें यहां पर नियम देखने को मिले। यहां पर शिक्षार्थी से मतलब यह है, किसी भी अगर आप कंपनी में देखते हैं कि इंटर्नशिप पर कोई व्यक्ति रहता है, इंटर्नशिप पर, ठीक है, उसे हम मासिक वेतन देते हैं। किसी भी स्थायी पद पर अगर कोई स्थायी व्यक्ति नियुक्त नहीं है और उसके बदले किसी अन्य व्यक्ति को मासिक भुगतान के आधार पर उसे वहां रखा जाता है, मासिक भुगतान के आधार पर उसे अगर वहां रखा जाता है, तो वहां पर आंसर होगा शिक्षार्थी से संबंधित होगा। क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? उसे शिक्षार्थी हम कहेंगे। उसके बाद 7(3) बात करता है संविधान की, कि भैया जो संविधान दिवस हमने मनाया 26/11 को हम संविधान दिवस मनाते हैं, तो 26/11/1949 को जो संविधान निर्धारित किया गया, जो अंगीकृत किया गया, उस संविधान से संविधान का मतलब है। उस संविधान से किसका मतलब है? उस संविधान से संविधान का मतलब है, याद रखिएगा। हां, संधारित का मतलब उस आदेश की पालना किसके माध्यम से होगी? उस आदेश की पालना किसके माध्यम से होगी? ठीक है, याद रखिएगा, उस आदेश की पालना किसके माध्यम से होगी। ठीक है। उसके बाद संवर्ग। संवर्ग यानी कैटेगरी। संवर्ग यानी क्या होता है? कोई वर्ग, कोई कैटेगरी की बात यहां पर चली है, तो स्थायी पद का प्रतिनिधित्व करने वाला संवर्ग कहलाता है, यानी स्थायी फिक्स्ड कैटेगरी कहलाती है, कि भैया यह राजस्थान सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं। यह राजस्थान सरकार के क्या हैं? यह राजस्थान सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं। यहां पर इस चीज को आपको याद रखना कि यह राजस्थान सरकार के कैसे कर्मचारी हैं? यह राजस्थान सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं। उसके बाद था 7(4)(a), यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में वहां पर आरएसआर का नियम कहता है। 7(4)(a) चतुर्थ श्रेणी के बारे में हमें बात बताता है। ठीक है। हां, उसके बाद हम यहां पढ़ चुके थे सती पूरक भत्ते। ऐसे भत्ते जो देखो किसी भी प्रकार का खर्चा है जो पहले कर दिया गया है, बाद में राज्य सरकार द्वारा उन्हें चुका दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बाद में राज्य सरकार के द्वारा उन्हें चुका दिया गया है। यानी प्रारंभिक भुगतान स्वयं कर्मचारी द्वारा कर दिया जाता है, प्रारंभिक भुगतान स्वयं कर्मचारी द्वारा कर दिया गया है, और फिर इनकी पूर्ति सरकार द्वारा कर्मचारी को कर दी जाती है। तो यही क्या कहलाते हैं दोस्तों? यही आपके सती पूरक भत्ते कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सती पूरक भत्ते यही कहलाते हैं। सक्षम अधिकारी, ठीक है, परिशिष्ट 9 के भाग 2 के तहत आने वाले वह सभी कर्मचारी जो वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम हैं, उन्हें किसी से भी वित्तीय शक्ति यानी कि उन्हें पैसा खर्च करने की किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद उसके पावर ऑफ पटौनी होते हैं। तो यानी कि वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें सक्षम अधिकारी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सक्षम अधिकारी कहा जाता है। यहां तक की चर्चा हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। क्या कर ली थी? लास्ट क्लास में हमने यहां तक की चर्चा कर ली थी, धारा 7(1), जिसमें हम परिभाषाओं को लेकर चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहां से चीजों को आप और बेहतरीन तरीके से जोड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। धारा नियम 7(7) यानी कि संचित यानी कि रिजर्व निधि, जो संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत निर्धारित है। अब अगर आपसे पूछ ले कि संचित निधि का उल्लेख संविधान के 266(1) में किया गया है, वहीं राजस्थान सेवा नियम में संचित निधि की बात कौन से नियम के तहत की गई है? तो संचित निधि की बात की गई है आर्टिकल नियम नंबर 7 की सब धारा 7 में 7(7). संचित निधि में हम क्या हैं? 7(7) हैं, याद रखिएगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए धारा 7(7) की सब धारा ए 7(7)(a), ठीक है। यहां पर है रूपांतरित अवकाश। गुरुजी ये क्या मामला है? नमस्कार। रूपांतरित अवकाश की बात करें कि हम कभी कभी क्या कहते हैं कि अर्ध वेतन अवकाशों को रूपांतरित अवकाश में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि नियम नंबर 93 के तहत, ये हम आगे पढ़ेंगे, नियम नंबर 93 हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यहां पर कहा जा रहा है कि अर्ध वेतन
कोई आधे वेतन पर रहता है, क्या रहता है, आधे वेतन पर रहता है, तो उन वेतनों के अवकाशों को रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाता है। किस अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाता है, रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह याद रखिए, रूपांतरित अवकाश में उन्हें परिवर्तित कर दिया जाता है। रूपांतरित अवकाश, हाँ, जो उनका मुख्य जो लेखा होता है HPL, उसमें से थोड़ा इनको घटा दिया जाता है। तो रूपांतरित अवकाश की बात की गई है नियम नंबर 77A में। ये परिभाषाएं हैं, यहां पर देखना नियम, बस आपको ये जो मुख्य टाइटल है ना, ये मुख्य टाइटल दोस्तों आपको एक बार अच्छे से याद रखना है, ठीक है। हाँ, सभी फॉर्म भर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी भर सकते हैं, साइंस वाले भी भर सकते हैं और कॉमर्स वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कर्तव्य 7-8 की बात कर रहा है कर्तव्य। इससे तात्पर्य किसी कर्मचारी के सरकारी सेवा करने से है। परीक्षाधीन अवधि, अवकाशों की अवधि सदैव कर्तव्य में आती है। समझ गए आप मेरी बात, आपका कर्तव्य की बात यहां पर चल रही है, ठीक है। यानी कि कर्तव्य से तात्पर्य है कि कोई भी कर्मचारी जो सरकारी सेवा करने से है, कि मान लो आप अकाउंटेंट की पोस्ट पर नियुक्त हो गए हैं, तो अकाउंटेंट की पोस्ट पर नियुक्त हो गए तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि साहब मैं तो 2 साल के बाद परमानेंट होऊंगा, मैं तो 2 साल के बाद क्या होऊंगा, फिक्स होऊंगा 2 साल के बाद। तो अभी तो परिवीक्षा चल रहा है, अभी तो मेरे को इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं काम करूं तो करूं, ना करूं तो ना करूं, मुझे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। नहीं भैया लाला, ऐसा नहीं होता। जब से आपने ज्वाइन कर ली है तो परिवीक्षा काल भी आपको जिस पद पर बैठाया गया है और उस पद के लिए आपके क्या कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य भी आपके उसमें शामिल होंगे, धारा 7 में शामिल होंगे कि सब धारा 8 में। यानी कि किसी कर्मचारी से सरकारी सेवा करने से है, उसमें एक कंडीशन है, चाहे से वो परीक्षाधीन अवधि में हो या वह अवकाश की अवधि में हो, सदैव कर्तव्य में आती है। बात समझिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आपके गांव में कोई पटवारी है, ठीक है, सीधी सी बात करते हैं, आपके गांव में कोई पटवारी है, ठीक है। वो पटवारी भाई साहब परिवीक्षाधीन में हो, आप ही बताना क्या होगा। वो पटवारी चाहे से परिवीक्षाधीन में हो, वो पटवारी चाहे से फिक्स हो, चाहे से वो पटवारी आपके अवकाश पर हो। तीनों कंडीशन मैंने बता दी है, वो अवकाश पर हो, परिवीक्षाधीन में हो या फिर वो फिक्स हो। मान लीजिए उस पटवारी का जो इलाका है उसमें आग लग जाती है, क्या लग जाती है, आग लग जाती है, भयंकर आग लग गई, ठीक है। तो क्या पटवारी मौके पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये बताइए। पटवारी मौके पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, यस या नो, जल्दी से कमेंट करें फटाफट तरीके से, जल्दी जल्दी कमेंट करो, बिल्कुल मजा आएगा एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करके। आपका जिंदा रहना जरूरी है क्लास में, आपका क्लास में जिंदा रहना जरूरी है, जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, आपका क्लास में जिंदा रहना बेहद जरूरी है, यस या नो। देखा होगा आपने, बिल्कुल हाँ भाई, संजय बोल रहा है बिल्कुल गुरुजी सही बात है, वो रहेगा नहीं तो आप क्या कहेंगे, गुरुजी यहां तो मामला गड़बड़ हो गया, आप शिकायत कर देंगे साहब गांव में आग लगी, हमने पटवारी को फोन किया, पटवारी का फोन बंद था, मौके पर मौजूद नहीं था, बेचारा सस्पेंड हो जाएगा। बेचारा क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। बेचारा क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। यानी कि यहां पर सही जवाब है यस। तो उन्हें मौके पर रहना जरूरी है, मौके पर रहना जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल आपको चीजों को बिल्कुल सही तरीके से देखना है, बिल्कुल शानदार तरीके से देखना है, ठीक है। आता हूं मैं टाइम से, क्लियर है। तो कर्तव्य का संबंध धारा किससे है, कर्तव्य का संबंध धारा 7-8 से है। कर्तव्य का संबंध किससे है, धारा 7-8 से है, जो कर्तव्य को डील करता है। चलिए 7-6B, हाँ, भारत में ही कर्मचारी को अगर प्रशिक्षण पर भेजा जाता है तो उसे ड्यूटी पर माना जाता है। किस पर माना जाता है, उसे ड्यूटी पर माना जाता है।
यार आप इस समय ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, गुरुजी क्या योग्यता चाहिए अंजलि? भैया सीईटी का एग्जाम नहीं दिया क्या आप लोगों ने? अगर सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है तो आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, और जूनियर अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल होने के लिए भी सीईटी का स्कोर कार्ड होगा, मिनिमम 50% से ऊपर वाले तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। भारत में ही कर्मचारी को अगर प्रशिक्षण पर भेजा जाता है तो वह ड्यूटी पर माना जाता है। कहीं पर माना जाता है? वह ड्यूटी पर माना जाता है। मान लीजिए आप जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर हैं, आपकी पोस्टिंग मान लीजिए जयपुर में है, और आपको भेज दिया गया मान लो तमिलनाडु। वहाँ पर अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स ऑफिसर हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है। आपको क्या भाई आप भी सीख के आओ, ठीक है, आप भी अच्छे अच्छे लोगों से सीख के आओ जाओ। तो आप प्रशिक्षण पर गए हैं, राजस्थान में तो नहीं है पर राजस्थान से बाहर गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप छुट्टियां मनाने गए हैं, आप ऑन ड्यूटी हैं, आप प्रशिक्षण पर गए हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब विद्यालय की ग्रीष्मकालीन की छुट्टियां आती है, जो अभी प्रारंभ भी होने वाली हैं या हो गई होंगी मे भी, तो उस समय बीच में क्या होते हैं, शैक्षणिक कैंप लगते हैं। तो टीचर 2-3 दिन के लिए शैक्षणिक कैंप में रहते हैं, बाकी छुट्टियां लगी रहती है। तो वो 2-3 दिन जो कैंप में रहते हैं वो उस समय ऑन ड्यूटी रहते हैं। क्या रहते हैं? वह सर ड्यूटी पर माने जाते हैं। क्लियर है? डन। 8 से एपीओ की अवधि ड्यूटी के तहत मानी जाती है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। 7-8 से एपीओ की अवधि, ठीक है, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, ठीक है, हाँ जी। 228 स्कोर है, 228 स्कोर है ना, तो सीईटी ग्रेजुएशन बिल्कुल लाला, तू तो तैयारी स्टार्ट कर ले, ठीक है। एपीओ अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, कभी कभी किसी को कहते हैं ना कि भैया इसको तो एपीओ कर दिया गया है, इसको तो मतलब ग्रामीण अंचल में या कहीं लोग जानते नहीं है, तो याद रखना एपीओ का मतलब ये होता है कि भैया उसको उसकी जो निर्धारित अवधि है वहां से हटा दिया गया है। समझो मेरी बात। ये राम है, ये कौन है? यह राम है। राम जूनियर अकाउंटेंट है, राम जूनियर अकाउंटेंट है, ठीक है। जो राम है मेरे नौजवान साथियों, उसकी पोस्टिंग जयपुर में है। किसी कारण या किसी की शिकायत पर, या तो ये मौके पर नहीं पहुंचा, इसने किसी से बदतमीजी कर दी है, किसी की शिकायत पर राम को एपीओ कर दिया गया। तो यानी जयपुर में जहां पोस्टिंग था, जयपुर में मान लो यह जेडीए में पोस्टिंग था, तो यहां से इसको हटा दिया गया। कहां से? जेडीए से इसको हटा दिया गया, ठीक है। और इसको कहां भेज दिया गया? इसको बोला भैया तुम ऐसा करो, जो आपका वित्त विभाग है, जो मुख्य डिपार्टमेंट है, वहां पर डेली जाओगे और वहां पर एक पुस्तिका है, वहां साइन करके आओ, क्योंकि आपको क्या कर रखा है? एपीओ अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर। अभी तक हमने आपको किसी दूसरी जगह पर नियुक्ति नहीं दी है, किसी दूसरी जगह पर नियुक्ति नहीं दी है, यानी कि आप अपने जो मुख्य हेड ऑफिस है वहां जाकर साइन करके रहो कि साहब मैं तो जिंदा हूं। क्या है? मैं तो क्या हूं? बिल्कुल जिंदा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे ज्वाइनिंग लेटर दे दो, कहां जाकर ज्वाइन करना है, नहीं तो आप मेरे से डेली साइन करवा ही रहे हैं, तनख्वाह पूरी मिलने वाली है। तो एपीओ का मतलब नौकरी हटना नहीं होता, एपीओ का मतलब नौकरी से हटना एपीओ का आशय नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? हाँ, तो याद रखिएगा, कभी आप नौकरी लगने के बाद एपीओ भी हो जाएं तो इतना धर्म संकट मत लीजिएगा, बिल्कुल मुख्यालय पे वहां पर साइन करके आइए डेली और मस्त रहिए, ठीक है। वेरी गुड। तो एपीओ का सिस्टम यहां से है। चलिए, धारा 8C एपीओ की अवधि ड्यूटी के तहत मानी जाती है, कि एपीओ यानी कि वह ऑन ड्यूटी है, ड्यूटी की अवधि में ही माना जाता है। 7-8D क्या कहता है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किसी ऐसी विभागीय परीक्षा में उपस्थित होता है जिसके उत्तीर्ण होने से कार्य कुशलता में वृद्धि हो, तो ऐसी अवधि कर्तव्य की अवधि मानी जाती है। समझे आप मेरी बात? नियम नंबर 8D क्या कहता है समझिए। हाँ, नियम नंबर 8D क्या कहता है, वापस आइए यहां पर। तो नियम नंबर 8D, ठीक है, इसको रख लेते हैं। नियम नंबर 8D क्या कहता है? नियम नंबर 8D 7 धारा 8D ये कहता है कि साहब आपका जो एचओडी है, ठीक है, आप जूनियर अकाउंटेंट हैं, मान लो डिपार्टमेंटली एओ की वैकेंसी निकली है अकाउंट्स ऑफिसर की। किसकी वैकेंसी निकली है? अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। आपने एचओडी से परमिशन ली
कि साहब जो डिपार्टमेंटली जो एग्जाम है, क्या है, डिपार्टमेंटली जो एग्जाम है, और जिस दिन एग्जाम लगेगी, समझो मेरी बात, जिस दिन एग्जाम लगेगी, डिपार्टमेंटली एग्जाम है और जिस दिन एग्जाम लगेगी जिस दिन आप परीक्षा में बैठे हैं, तो क्या आपको उस दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी? बताइए, क्या आपको उस दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? जल्दी से बताओ, फटाफट तरीके से जवाब क्या रहने वाला है। ठीक है, तो उस दिन क्या होगा, तो मेरी बात सुनो, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, ठीक है, आपने एओ का परीक्षा दिया, एग्जाम दिया, उस दिन भी आप कर्तव्य पर माने जाएंगे। और कर्तव्य की मैंने आपको पहले 3 बातें बता दी है, कर्तव्य की मैंने आपको पहले 3 बातें बता दी है, चाहे से आप परिवीक्षा पर हो, चाहे से आप फिक्स्ड हो, ठीक है, ये सब किस पर माना जाएगा, यह सब पर, या फिर आप छुट्टी पर हो, ये सब आपके कर्तव्य का भाग माना जाएगा। ठीक है, सब क्या माना जाएगा, यह सब आपके कर्तव्य का भाग माना जाएगा। तो धारा 8 याद रखना, आप किसी डिपार्टमेंटली परीक्षा में शामिल होते हैं और आप परीक्षा दे रहे हैं, उस दिन का जो दिन होगा वह आपके लिए कर्तव्य का दिन माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, मुझे आशा और उम्मीद है। चलिए वापस एक बार देख लो 3 चीजें। अगर कोई व्यक्ति प्रशिक्षण पर चला जाता है तो भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा। अगर मान लो उसको एपीओ कर दिया गया है तो भी वो ड्यूटी पर माना जाएगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति से किसी ऐसी विभागीय परीक्षा में उपस्थित होता है, डिपार्टमेंटली एग्जाम में उपस्थित होता है, जिसमें उत्तीर्ण होने से कार्य कुशलता में वृद्धि हो, यानी वो जिस पोस्ट पर है उससे नीचे की एग्जाम देता है, नहीं 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 नहीं, वो मामला नहीं बैठेगा। वो जिस पोस्ट पर है और उससे ऊपर की एग्जाम देता है जिससे उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो, तो वह क्या मानी जाती है, तो वह आपके भी कर्तव्य की अवधि का ही पार्ट माना जाएगा। आप शान से कह सकते हैं कि भैया हम तो ऑन ड्यूटी हैं। क्लियर है? चलें आगे, वेरी गुड। हां, नियम नंबर 79, शुल्क क्या है? शुल्क, शुल्क की क्या परिभाषा है? शुल्क की क्या परिभाषा है? संचित निधि के अलावा अन्य निधि से प्राप्त होने वाली आय शुल्क कहलाती है। संचित निधि यानी रिजर्व्ड, इसको हमने रिजर्व कर रखा है। इसके अलावा अन्य निधि से कोई पैसा प्राप्त होता है, अन्य निधि से अगर हमें कोई पैसा प्राप्त होता है तो वह याद रखिएगा शुल्क कहलाता है। क्या कहलाता है? शुल्क कहलाता है। और नियम नंबर 64 के तहत प्राप्त भुगतान शुल्क है। ये हम आगे बढ़ेंगे। नियम नंबर 64 के तहत जो भी भुगतान हमें प्राप्त होता है वह शुल्क की परिभाषा में आता है। संचित निधि में तो हम उसे क्या करने वाले हैं, रिजर्व करने की बात हम यहां पर कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए 7-10 की बात है, वैदेशिक सेवा, यानी कि आपको फॉरेन भेजा जाए। ऐसी सेवा जिसमें कर्मचारी को भुगतान संचित निधि के स्थान पर स्थानीय निधि से प्राप्त हो, वैदेशिक सेवा कहलाती है। क्या कहलाती है? वैदेशिक सेवा कहलाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो वैदेशिक सेवा में शामिल है। कैसे समझो? मान लीजिए राजस्थान का कोई कर्मचारी है, वैदेशिक सेवा का मतलब विदेश जाने से नहीं होगा, याद रखना। वैदेशिक सेवा से मतलब विदेश जाने से नहीं होगा। राजस्थान सरकार का कोई कर्मचारी है और राजस्थान सरकार ने उसे दिल्ली में नियुक्त कर रखा है। राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व बनाकर उस कर्मचारी को कहां पर नियुक्त कर दिया? दिल्ली में नियुक्त कर दिया। अब उसे संचित निधि से पैसा नहीं मिलकर उसे स्थानीय निधि से पैसा मिल रहा है, जहां से सरकार सैलरी दे रही है। उसे स्थानीय निधि से पैसा मिलेगा क्योंकि लगाया किसने है? राजस्थान सरकार ने लगाया है ना। तो ऐसी सेवा क्या कहलाएगी? वैदेशिक सेवा कहलाएगी। ऐसी सेवा क्या कहलाएगी? वैदेशिक सेवा कहलाएगी। हां, क्लियर है? ये चीज समझ में आई? यस या नो? वैदेशिक सेवा का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे जल्दी से बताइए। ठीक है? हाँ, ऐसी सेवा जिसमें कर्मचारी को भुगतान संचित निधि से यानी रिजर्व्ड मनी से ना होकर अलग से नहीं स्थानीय निधि से दिया जा रहा है, तो वह कौन सी सेवा में शामिल होगी? वह क्या होगी? हाँ, वह, अरे भैया तैयारी शुरू कर दो, क्यों मजे ले रहे हो तुम यार, हैं? पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ, क्लियर है? अरे 200 से ऊपर की क्या बात कर रहे हो तुम यार? 300 नंबर का पेपर था, 150 प्लस वाले तैयारी चालू कर दो। मानो मेरी बात,
तैयारी चालू कर लो, तैयारी तो चालू कर लो, 2-3 दिन में हाथ कंगन को आरसी क्या, जो भी चीजें सामने होगी वो आपके सामने निकल कर आने वाली हैं। तो इतना घबराहट वाली बात तो आपको करनी ही नहीं चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो वैदेशिक सेवा का मामला क्लियर है, चलते हैं आगे। अब धारा 710A, राजपत्रित अधिकारी क्या होता है? कहीं सारे करेक्टर सर्टिफिकेट स्टांप लगाने के लिए आप घर घर घूमे होंगे, साहब ये राजपत्रित अधिकारी है, ठीक है साहब मोहर लगा दो। वो कहता है मैं तेरे को नहीं जानता, मैं मोहर नहीं लगाऊंगा, है ना, काफी सारी समस्याएं। तो चलिए, वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 की धारा 1 में आने वाले समस्त अधिकारी राजपत्रित अधिकारी कहलाते हैं, जिन्हें आप कहते हैं फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर, जिन्हें आप क्या कहते हैं? फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर कहते हैं। पर सुनिए, एक चीज सुनिए, एक चीज बताऊं, क्वेश्चन देखिएगा, वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम, वर्गीकरण नियम, वर्गीकरण नियंत्रण, वर्गीकरण नियंत्रण अपील अधिनियम 1958 की किस धारा में राजपत्रित अधिकारी को परिभाषित किया है? परिभाषित किया है, बताइए किसमें इसे परिभाषित किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ले लो, जो पहले, चलो जो अभी जुड़े हैं वो बताइएगा। धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4। क्लियर है? हाँ, किसमें शामिल किया गया है, जल्दी से बताइए। वर्गीकरण नियंत्रण अपील अधिनियम, वर्गीकरण नियंत्रण अपील अधिनियम 1958 की किस धारा में राजपत्रित अधिकारी को परिभाषित किया गया है कि भैया यह आपका राजपत्रित अधिकारी है? जल्दी से बताइए सभी साथी, फटाफट कमेंट करिए, अपने जिंदा होने का एहसास कराइए फटाफटा कि गुरुजी कौन सी धारा में ऐसा कहा गया है, कौन सी धारा में ऐसी बात की गई है। आप जल्दी से बताइए फटाफट तरीके से, कौन सी धारा है? धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, कौन सी धारा के तहत ऐसा कहा गया है? उदय, संजय, जिन्होंने भी जो रेगुलर बने हुए हैं वो जल्दी से कमेंट कर कर अपना उपस्थित होने का प्रमाण दे दें कि भाई गुरुजी हम जिंदा हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बात की गई है? यहां पर बात की गई है, प्रसन्न भैया आप ऐसे हल्के में मत लेना। और अगर आरएसआर की बात करें, आरएसआर की बात करें, आरएसआर में दिया गया है 7 की सब धारा 10 और उसमें भी ए, क्या दिया गया है? सब धारा ए, धारा 10 की सब धारा ए। आरएसआर में यहां से यह बात कही गई है, आरएसआर में यहां से यह बात की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा आरएसआर 7-10 है। मुझे ऐसा लग रहा है कि राजस्थानियों को फ्री की चीजें थोड़ी कम पसंद है। अभी यही चीज हम पेड कोर्स में पढ़ाते ना, उसे तल्लीनता से पढ़ते, गुरुजी मजा आ रहा है, मामला सेट है, सब कुछ अच्छा है, चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं, पढ़ लो मेरे खापटों। जीवन में मैं कह रहा हूँ याद आएगी बाद में आपको, या आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो फिर भैया वो अलग बात है, उसके बारे में तो मैं कुछ कहूंगा भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 10, धारा 7 नियम 7 की उपधारा उपनियम 10 का बी, अर्धवेतन। अर्धवेतन से तात्पर्य नियम 93 के तहत दिए जाने वाले अवकाश से हैं। अर्धवेतन से तात्पर्य नियम नंबर 93 से, नियम नंबर 93 में दिए जाने वाले अवकाश से हैं। नियम नंबर 93 से किसका संबंध है? अर्धवेतन का संबंध नियम नंबर 93 से है। क्लियर है? अर्धवेतन का संबंध नियम नंबर 93 से है, यह आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? विभाग का अध्यक्ष धारा 7-11। विभाग का अध्यक्ष कौन है? किसी भी विभाग का जो अध्यक्ष है वह कौन हो सकता है, उस विभाग के अध्यक्ष के बारे में हम यहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे। विभाग के अध्यक्ष की अगर हम चर्चा करें तो परिशिष्ट 14 के भाग 2 के तहत
आने वाले समस्त अधिकारी विभाग के अध्यक्ष होते हैं। क्या? परिशिष्ट 14 के भाग 2 के तहत, परिशिष्ट 14 के भाग 2 के तहत ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। उन क्वेश्चन को हम यहाँ डिजाइन कर लेते हैं। विभागाध्यक्ष की जानकारी, विभागाध्यक्ष की जानकारी किस परिशिष्ट में दी गई है? किस परिशिष्ट में दी गई है? विभाग अध्यक्ष की जानकारी कौन से परिशिष्ट में दी गई है? विभाग अध्यक्ष की जानकारी कौन से परिशिष्ट में दी गई है? परिशिष्ट 10, 11, 12, परिशिष्ट 13, परिशिष्ट 14, परिशिष्ट 15। ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे डायरेक्ट 13, 14, 15 में नहीं देखने को मिलेगा। तो आरएसआर के हिसाब से, ठीक है, परिशिष्ट कौन से में दिया गया है? परिशिष्ट 10 में ऐसी बात कही गई है। वेरी गुड साथी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परिशिष्ट 10 में बात की गई है। आरएसआर की बात करें तो आरएसआर में नियम 7 की सब नियम 11 में, ठीक है। तो यहां पर परिशिष्ट की बात किसमें की गई है मेरे नौजवान साथियों? यहां पर परिशिष्ट की बात की गई है परिशिष्ट नंबर 14 में। परिशिष्ट नंबर 14 में, यहां पर परिशिष्ट नंबर 14 में विभागाध्यक्ष की जानकारी की बात की गई है। डिपार्टमेंट हेड की बात यहां पर परिशिष्ट 14 में की गई है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल याद रखिएगा। देखो, डेली क्लास होती है दिन में 11 बजे। डेली क्लास दिन में सुबह या दिन में क्या है, सुबह 11 बजे डेली राजस्थान सेवा नियम फ्री में करवा रहा हूँ। इसी क्लास में इन नियमों को खत्म होने के बाद राजस्थान लेखा नियम प्रारंभ हो जाएंगे और अकाउंट्स की क्लास भी मैं आपको जल्दी ही फ्री प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो इसको भी आप अच्छे से मैनेज कर लेना, ठीक है। चलें आगे। चलिए, यहाँ तक का सिनेरियो क्लियर है? प्रश्न समझ में आ गया है आप लोगों को? चलिए, उम्मीद करता हूं कि मजा आ रहा होगा। हाँ, चलिए, नियम नंबर 7(12) क्या कहता है? सार्वजनिक अवकाश। सार्वजनिक अवकाश क्या होता है? ठीक है, सार्वजनिक अवकाश क्या होता है? तो देखिए, ऐसे अवकाश जो सरकार देती है, अर्थात ऐसे अवकाश जो सरकार द्वारा किसी अधिसूचना के आधार पर घोषित किए गए हों, ठीक है, किसी अधिसूचना के आधार पर। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एग्जाम्पल देखिए, देवनारायण जयंती। देवनारायण जयंती सार्वजनिक अवकाश में बदल दी गई है। सार्वजनिक अवकाश में बदल दी गई है। 1111वीं जयंती मनाई गई। इस 1111वीं जयंती से जब मोदी जी भीलवाड़ा आए, जब प्रधानमंत्री भीलवाड़ा, आसीन भीलवाड़ा आए, उनके आने से पहले ही राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और उस अधिसूचना में यह कहा गया कि जो देवनारायण जयंती है वो अब सार्वजनिक अवकाश का हिस्सा है। यानी कि इस दिन आपके सभी सरकारी उपक्रम, सभी सरकारी स्कूलें, सभी प्राइवेट स्कूलें बंद रहेंगी, यानी कि अवकाश पर रहेंगी। ठीक है, ये आपको पता है। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आया कि सार्वजनिक अवकाश क्या है? ऐसे अवकाश जो सरकार देती है, अर्थात ऐसे अवकाश जो सरकार द्वारा किसी अधिसूचना के आधार पर घोषित किए जाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? तो वह सार्वजनिक अवकाश कहलाते हैं। क्लियर है? सार्वजनिक अवकाश। अब यहां से बस इतना सा याद रखना है कि सार्वजनिक अवकाश की बात कौन से नियम में की गई है? सार्वजनिक अवकाश की बात नियम नंबर 7 की उपधारा उपनियम 12 में यह बात की गई है। सार्वजनिक अवकाश के बारे में यह चीज आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। तो 7(11) में विभागाध्यक्ष, 7(12) में सार्वजनिक अवकाश, यह आपको याद रखना। जो राज्य सरकार आपसे पूछ ले सार्वजनिक अवकाश की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है, तो सार्वजनिक अवकाश की अधिसूचना जारी करने का जो पावर है वो राज्य सरकार के पास है। किसके पास है? राज्य सरकार की बिना किसी परमिशन के कोई भी अधिकारी सार्वजनिक अवकाश की अधिसूचना जारी नहीं कर सकता है। तो राज्य सरकार वहां पर आप याद रख सकते हैं। हाँ, इसको आप ऐसे समझ लें
इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि सार्वजनिक अवकाश देने की शक्ति, देने सबसे अच्छा है, प्रदान करने की शक्ति, प्रदान करने की शक्ति, प्रदान करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए सरकार, ऑप्शन नंबर बी मंत्रिपरिषद। बहुत क्लोज क्वेश्चन है। मुख्य सचिव, डी जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर। तो यहां पर आपका आंसर सही क्या रहेगा? यहां पर जो आपका जवाब होगा वह सरकार में आप ऐसे जोड़ लें, केंद्र जोड़ लें या राज्य जोड़ लें। कोई ऐसा फेस्टिवल है जो नेशनल लेवल पर मनाया जाता है, कोई ऐसा फेस्टिवल है जो नेशनल लेवल पर मनाया जाता है, कोई ऐसी जयंती है जो नेशनल लेवल पर मनाई जाती है और केंद्र सरकार उसे सार्वजनिक अवकाश घोषित कर देती है, तो वह सार्वजनिक अवकाश में होगा। देवनारायण जयंती की अगर हम बात करें तो देवनारायण जयंती एक तरीके से स्टेट लेवल का एक हमारा बहुत अच्छा फेस्टिवल, बहुत अच्छा त्यौहार, बहुत अच्छी जयंती है। तो केंद्र सरकार ने ना कर राज्य सरकार ने क्या कर दिया है, उसे सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर होगा आपका गवर्नमेंट। इसी प्रकार से मैं आपको मेरे नौजवान साथियों, बहुत अच्छा समय 1 घंटे की क्लास में बहुत टाइम मिलेगा, मैं आपको थ्योरी के साथ उन क्वेश्चंस को भी रिलेट करा दूंगा जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप भी अपने माइंड को थोड़ा एक्सेप्ट यानी थोड़ा ब्रेन वॉश कर सकते हैं, थोड़ा अपडेट कर सकते हैं कि चीज़ों को हम कैसे और यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सरकार, केंद्र या राज्य, सार्वजनिक अवकाश प्राप्त करने की शक्ति यहाँ पर हमें प्राप्त है। और अगर आपसे आरएसआर की धारा पूछ ली जाए कि गुरुजी कौन सी आरएसआर की धारा में यहाँ पर बात की गई है, तो देख लीजिए नियम 7-12, नियम 7-12 का मामला यहाँ पर क्या होगा, सेट होगा। हाँ, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा आगे की बात और करते हैं। नियम नंबर 7-13, नियम नंबर 7-13 हमें क्या कहता है? देखिए, मानदेय, मानदेय सदैव सरकारी कर्मचारी को कोई सामयिक कार्य करने पर देय होता है। सामयिक कार्य करने पर क्या होता है? मानदेय दिया जाता है। ठीक है, क्या मानदेय? मान लीजिए यह है हमारा काळ्या, काळ्या आपकी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में है, अधीनस्थ बोर्ड में एलडीसी है। इसने रात दिन बैठकर भाई साहब फटाफट रिजल्ट निकलवाने में या भर्ती को पूर्ण करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें एक प्रशस्ति पत्र देंगे और मानदेय देंगे। क्या देंगे? मानदेय। तो मानदेय का संबंध समझ रहे हैं आप मेरी बात? सीधी सी एक चीज याद रखिएगा, कोई सामयिक कार्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा, ठीक है, बेचारा रात रात भर जागा, ठीक है, तो सरकार उसे क्या करती है? अप्रोच करने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करेगी? उसका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करेगी? उसे मानदेय प्रदान करेगी। क्या करेंगी? उसे मानदेय प्रदान करेंगी। क्लियर है? तो मानदेय सदैव सरकारी कर्मचारी को कोई सामयिक कार्य करने पर ही देना होता है। क्या देना होता है? कोई सामयिक कार्य करने पर ही इन्हें देना होता है मानदेय। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ के लिए आप आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आपको वहां पर कल की पीडीएफ भी मिल जाएगी और आज की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। संजय सर हिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप अभी ज्वाइन कर लें। तो भैया आपने पहले नगर पालिका अधिनियम पढ़ा था, ठीक है, ये तो आपके नगर पालिका अधिनियम पढ़ा था, उनको भी सिलेबस में तो नहीं है, पर राजस्थान सेवा नियम तो उनके ऊपर भी लागू है। कोई भी कार्रवाई होगी, कोई भी ऊटपटांग काम कर देंगे, किसी प्रकार की जानकारी लेनी होगी तो वही यहीं से तो लेनी होगी, और कहाँ से लेनी होगी। ठीक है, तो सदैव सरकारी कर्मचारी को कोई भी सामयिक कार्य करता है तो उसे मानदेय प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए। पदभार का ग्रहण काल 7-14 1981 के नियमों के तहत कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने पर दिया जाने वाला समय पदभार ग्रहण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? पदभार ग्रहण काल कहलाता है। हाँ बिल्कुल, आप उसे कैसे भी समझ सकते हैं उदय सिंह, इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं, पर ओवर टाइम इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ
मानदेय, ठीक है, स्पेशल कार्य, ठीक है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, एक्स्ट्रा कोई स्पेशल काम करता है, अतिरिक्त काम करता है, चीजों को जल्दी कराने की कोशिश करता है, तो मानदेय। पदभार ग्रहण काल, ठीक है, 1951 के नियमों के तहत आपका ट्रांसफर जयपुर से अलवर कर दिया गया है, ठीक है, आपका जो ट्रांसफर है वो जयपुर से अलवर कर दिया गया है। आपको कह दिया है कि जयपुर से, समझिए मेरी बात, पदभार ग्रहण काल, पदभार ग्रहण काल नियम नंबर 7 का उपनियम 14, यहां पर समझिए, मान लीजिए आपका जयपुर से ट्रांसफर कर दिया गया है 12 मई को और आपका ट्रांसफर कर दिया गया है अलवर में और आपको यहां ज्वाइनिंग डेट दे दी गई है 14 मई। 14 मई तक आप ज्वाइन कर ले, पर 2 कंडीशन आप यहां समझने की कोशिश करिएगा। आप 14 तारीख को ज्वाइन करते हैं, 2 शिफ्ट है, पूर्व और पश्चात, ये बज रहे हैं 12 PM। 12 बजे से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग 14 तारीख की मानी जाएगी। आपकी ज्वाइनिंग क्या मानी जाएगी? आपकी ज्वाइनिंग 14 तारीख को मानी जाएगी। आप 12 बजे के पश्चात ज्वाइन करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग 15 मई की मानी जाएगी और आपका जो ये 1 दिन का डिफरेंट है वो आपकी या तो छुट्टी में बदलेगा या एब्सेंट में बदलेगा, ठीक है। हाँ, क्लियर है ये चीज? तो पदभार ग्रहण काल पदभार का ग्रहण काल ज्वाइनिंग से ना होकर स्थानांतरण से हैं। किससे हैं? ज्वाइनिंग से ना होकर किससे हैं? स्थानांतरण से हैं। किससे हैं? स्थानांतरण से लेके, ठीक है। चलिए एक और, पदभार ग्रहण काल का संबंध है, पदभार ग्रहण काल का संबंध है, पहला प्रथम नियुक्ति से, दूसरा स्थानांतरण अवधि से, स्थानांतरण अवधि में पदभार काल से, तीसरा अवकाश के पश्चात पदभार ग्रहण से, पदभार ग्रहण काल से, डी उपरोक्त सभी। नियम 7 की सब धारा 14। जल्दी से आंसर दो, जल्दी से जवाब दो, क्या जवाब रहने वाला है फटाफट तरीके से। हाँ, क्या जवाब करेंगे आप यहां पर? पदभार ग्रहण काल का संबंध किससे है? पदभार ग्रहण काल का संबंध किससे है बताइए? पदभार ग्रहण काल का संबंध किससे है? प्रथम नियुक्ति से, स्थानांतरण अवधि में पदभार के काल से, अवकाश के पश्चात पदभार ग्रहण काल से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो पदभार का संबंध है स्थानांतरण अवधि के में पदभार ग्रहण काल से, पदभार ग्रहण काल से। स्थानांतरण की अवधि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपकी जो स्थानांतरण की अवधि है उसमें पदभार ग्रहण काल से आपका इसका संबंध है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, यहां से देखा है, एक बार देख लो, 7 में बात है संचित निधि, 266(1) से इसका संबंध है। नियम नंबर 7 की उपधारा ए, नियम नंबर 93 में अर्ध वेतन के तहत जो रूपांतरित अवकाश दिए जाएंगे उनसे संबंधित है। नियम नंबर 8 में कर्तव्य की बात की गई है। आप अवकाश में रहें, आप परीक्षा काल में रहें या आप स्थायी यानी फिक्स ड्यूटी पर रहें, आप अपने कर्तव्य पर माने जाएंगे। उसके बाद भारत में ही कर्मचारी को अगर प्रशिक्षण पर भेजा जाता है तो वह भी उसी भी ड्यूटी पर माना जाएगा। 8 से उसको एपीओ कर दिया गया है तो भी ड्यूटी पर माना जाएगा। 8(द) ये कहता है कि अगर प्राधिकारी की अनुमति से अपनी कार्य कुशलता से, यानी आप जिस पोस्ट पर हैं उससे ऊंचे वाली पोस्ट पर अगर कोई डिपार्टमेंटली एग्जाम देते हैं जिस दिन, तो भी आप किस पर माने जाएंगे? कर्तव्य पर माने जाएंगे, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, समझ लेना आप। संचित निधि 7(9) शुल्क, संचित निधि के अलावा जहां से भी हमें कुछ आय प्राप्त होती है वो संचित निधि शुल्क कहलाती है। वो क्या कहलाती है? शुल्क। 64 के तहत भुगतान शुल्क है, जो भी भुगतान प्राप्त होते हैं उन्हें शुल्क कहा गया है। वैदेशिक सेवा,
ऐसी सेवा जिसे सरकार, यानी मैंने आपको बताया कि जयपुर के बंदे को दिल्ली में पोस्टिंग दे दी है, राज्य सरकार अपने कर्तव्य से किसी को दिल्ली पोस्टिंग देती है, उसका पैसा राज्य सरकार स्थानीय निधि से देती है, तो वो वैदेशिक सेवा में शामिल होता है। राजपत्रित अधिकारी समझ लिए। वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 के तहत परिभाषित है, यहाँ 7-10 में। अर्धवेतन 93 के तहत जो दिए गए रूपांतरित अवकाश हैं। देखिए तो वर्गीकरण, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इनको भी आप नोट डाउन करते समय नोट डालकर इन दोनों क्वेश्चंस को भी लिख लीजिएगा। विभागाध्यक्ष परिशिष्ट 14 भाग 2 के तहत आने वाले समस्त अधिकारी विभागाध्यक्ष होते हैं। 7/12 देवनारायण जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, तो उसका काम राज्य सरकार ही कर सकती है, मतलब सरकार केंद्र हो या राज्य हो, 7/12 में इसको कहा गया है। विभागाध्यक्ष परिशिष्ट 14 में, नियम नंबर 7/11 में है। मानदेय मैंने आपको बता दिया, कोई आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। उसके बाद पदभार ग्रहण काल, स्थानांतरण के समय का जो टाइम ड्यूरेशन है वह पदभार ग्रहण काल कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? पदभार ग्रहण काल कहलाता है। आगे की चर्चा करेंगे नौजवान साथियों कल सुबह 11 बजे। हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें, जबरदस्त रहें। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लें, संजय सर हिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आज ही ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। अगर आपने क्लास 24 राजस्थान टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर भी आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के बाद थोड़ा बहुत मोटिवेशन देते रहिएगा, फ्री में सब कुछ आपको करवाऊंगा विद डिटेल से। ठीक है मेरे नौजवान साथियों, सभी मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, अपनों के साथ रहें। जय हिंद, जय भारत।